Hello everyone, this is the Naresh IAS Academy platform for civil service exam preparation. We are providing answer evaluation session for the general studies paper 1 to 4, essay writing paper and optional history. You may visit our website where we have mentioned a complete strategy. We are providing 20 days crash course program for each general studies paper, through which we discuss the complete syllabus, provide the answer writing session, content, specific guidance and finally the value addition program. We have sent some previous year question to our students and they have written answer and submitted us. They have submitted their answer in their handwritings and now we have typed that matter so that it could be available clearly to all the students. You may take help or seek help from our different kinds of programs or studies. They can help to enhance your IAS एग्जाम प्रिपरेशन. नमस्कार दोस्तों, नरेश IAS अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है. सिविल सेवा मुख्य परीक्षा या IAS मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, इसके लिए हमने एक उत्तर लेखन और उत्तर विश्लेषण एक गहन कार्यक्रम आरंभ किया है. इसके माध्यम से हम छात्रों को पिछले वर्षों के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और छात्र अपने हाथ से उत्तर लिखकर हमें भेजते हैं और उनके हाथ से लिखे हुए उत्तरों को हमने बाद में टाइप कराया है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं. टाइप इसलिए कराया जिससे कि ये क्लियरली सभी को दिख जाए. प्रत्येक जीएस के पेपर को हम लगभग 20 दिन में कवर कर रहे हैं. आप पर्सनली भी पढ़ने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं. जयपुर सेंटर पर हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं. 20 दिन में जीएस के एक पेपर को, सामान्य दिन के एक पेपर को हम कवर करते हैं. उसमें मेनली 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है. अगर आप पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर सकते तो ऑनलाइन आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और हमारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. सबसे पहले हमने जीएस के पेपर 1 पर आंसर राइटिंग का एक प्रोग्राम शुरू किया है. कुछ छात्रों ने हमको अपने उत्तर लिख के भेजे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में. तो पहले हम कुछ प्रश्नों के उत्तर हिंदी में डिस्कस करेंगे और देन इंग्लिश मीडियम में. तो हिंदी माध्यम के एक छात्र ने हमारे लिए एक क्वेश्चन का उत्तर लिख करके भेजा है और ये क्वेश्चन आधुनिक भारत से है जो जीएस के पेपर 1 में पूछा गया था. तो देन ये क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस मुख्य परीक्षा 2019 में, IAS मेंस 2019 के जीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है. इसका आंसर आपको 150 शब्द में लिखना है और इसके लिए 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे. क्वेश्चन ये है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्कर्ष था, स्पष्ट कीजिए. अब कितने मिनट में इसका आंसर लिखना है ये यहां पर नहीं दिया गया. अभी यूपीएससी में जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार 4 मिनट में आपको 100 शब्द का आंसर लिखना चाहिए और 6 मिनट में लगभग 150 शब्द का आंसर और 8 मिनट में 200 शब्द का उत्तर आपको लिखना चाहिए. क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर को पूरा जब सॉल्व करते हैं तो उसमें 4500 से 5000 शब्द लिखे जाते हैं और 3 घंटे का अगर एवरेज निकाला जाए तो लगभग इतना आता है. तो आपको 6 मिनट में आप इसका उत्तर लिखना है. तो एक छात्र ने इसका उत्तर लिख के भेजा. देखिए, पहले देखते हैं उसने क्या लिखा है और फिर इस उत्तर की गुणवत्ता की जांच करेंगे. सबसे पहले उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है. 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनमानस का एक समग्र असंतोष था जिसमें अंततः ब्रिटिश को सफलता प्राप्त हुई. ये इनका इंट्रोडक्शन है. अब देखिए, हर स्टूडेंट्स का अपना एक माइंडसेट होता है, एक अपना पर्सपेक्टिव होता है. क्वेश्चन को वो कैसे पढ़ता है, उसको कितना समझ में आया, कैसे उसकी स्टार्टिंग की जाती है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये वेरी करता है. अगर इसी प्रस्तावना को, इंट्रोडक्शन को और ज़्यादा प्रभावी तरीके से लिखा जाता तो जो परीक्षक आपकी उत्तर पुस्तिका की जांच करेगा उस पर ज़्यादा एक सकारात्मक प्रभाव हो सकता था. जैसे 1857 का विद्रोह भारतीयों का अंग्रेजी शासन, उसकी नीतियों और तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के प्रति गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को प्रत्यक्षतः एक चुनौती थी. दुर्भाग्यवश भारतीयों को इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई.
अगर इसी बात को आप इस तरीके से लिखते तो इसमें उस एग्जामिनर के लिए एक अच्छा मैसेज चला जाता, उसको ये पता लग गया कि 1857 का जो विद्रोह है भारतीयों ने किया और इसका मूल कारण आपने इसमें बताया कि अंग्रेज सरकार की नीतियां उनके प्रतिकूल थी और उसमें अंग्रेजी शासन का प्रतीक भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो ये दावा कर रहा था कि भारत में अंग्रेजी शासन सबके लिए कल्याणकारी है, किसी भी भारतीय को कोई समस्या नहीं है, अंग्रेजी शासन से वे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। अगर ऐसा होता तो देन फिर ये विद्रोह क्यों हुआ? तो इंट्रोडक्शन में आपने मैसेज दिया तो एग्जामिनर गारंटीड इससे इफेक्टिव हो सकता है। फिर इसने उत्तर लिखा है, इस छात्र ने शुरुआत इसने ऐसे की है, 1857 के विद्रोह का आधार भारत में लागू की गई अंग्रेजी सरकार की नीतियां थीं, जिन्होंने भारतीय जनजीवन को नकारात्मक रूप में प्रभावित किया। जैसे अंग्रेजी सरकार की कृषि नीति ने किसानों की स्थिति को कमजोर किया तथा भारत में अकाल की बारंबारता को बढ़ाया। इसी प्रकार अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाए गए कानून एवं शिक्षा नीति ने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में संतोष पैदा किया। 1857 के विद्रोह में भारतीय सामाजिक जीवन के सभी प्रभावित वर्गों ने एक साथ सम्मिलित रूप में विद्रोह किया। अभी इसका दूसरा पेज और है, अभी हम पहले इस वाले पेज की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अनुसार उत्तर की शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए एग्जामिनर का दृष्टिकोण आपके प्रति नकारात्मक होना स्वाभाविक है। तो आपको गुड मार्क्स, अच्छे अंक तो कम से कम इसमें नहीं मिलने वाले। तो देन 10 नंबर का है तो आपको बहुत पुअर मार्किंग इसमें होने वाली है, बिकॉज आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो ये क्वेश्चन जो कहा गया है यह इतिहास लेखन से संबंधित है, हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि ब्रिटिश या साम्राज्यवादी इतिहासकारों के अनुसार 1857 का विद्रोह भारतीयों का एक आकस्मिक या अकस्मात विद्रोह मात्र था, सैनिकों का विद्रोह मात्र था, यह कोई सुनियोजित प्लान नहीं था। और भारतीय इतिहासकारों के अनुसार यह सुनियोजित एक विद्रोह था और पिछले 100 वर्ष यानी 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद से अंग्रेजी सरकार ने जो नीतियां भारत में लागू की उससे किसान प्रभावित हुए, जनजातियां प्रभावित हुई, व्यापारी वर्ग प्रभावित हुआ, भारतीय सामाजिक जीवन के अधिकांश वर्ग प्रभावित हुए, राजा महाराजा प्रभावित हुए। तो उन्होंने बीच बीच में कुछ छोटे बड़े विद्रोह किए और उन 100 वर्षों के उपरांत ये सभी विद्रोह अपनी सम्मिलित ऊर्जा में 1857 के रूप में व्यक्त होते हैं। तो आपको यहाँ ये शो करना होगा कि दिया गया जो प्रश्न है इतिहास लेखन से संबंधित है, जिसमें ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है और भारतीय इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है। ये आपने नहीं लिखा है, इसलिए एग्जामिनर आपको इसमें ज़्यादा अच्छे अंक नहीं देगा और उसको आपके मानसिक स्तर की समझ हो जाएगी कि इस छात्र का लेवल बहुत ही पुअर है। तो समझ रहे हैं आप, आपके उत्तर में एक बेसिक कमी इसमें क्या रहेगी। इसके बाद फिर हम इसके सेकंड वाले पैराग्राफ की ओर चलते हैं और फिर बाद में हम इसका मूल्यांकन करेंगे। इसका सेकंड पैराग्राफ भी लिखा है जो इस प्रकार से है, किंतु अंग्रेज सरकार की रणनीति एवं कुशल नेतृत्व क्षमता ने संख्या बल में अधिक भारतीयों को पराजित किया। इस विद्रोह का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शासन को समाप्त करना था। कुछ भारतीय राजाओं, नवाबों एवं जमींदारों द्वारा अंग्रेजी सरकार को दिए गए समर्थन के कारण भारतीय सफल नहीं हुए। भारतीयों ने इस विद्रोह में अदम्य साहस का परिचय दिया। और फिर इन्होंने निष्कर्ष लिखा है, अतः हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह पिछले 100 वर्षों में हुए छोटे एवं बड़े विद्रोह का ही चरमोत्कर्ष था। देखिए सेकंड पैराग्राफ में भी इंफॉर्मेशन सही तरीके से प्रेजेंट नहीं की गई है। तो आपको इतिहास लेखन के बाद इसमें लिखना था कि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश भारत के सभी वर्गों ने भाग नहीं लिया। इसमें मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, जो शिक्षित वर्ग था, जो अंग्रेजी सरकार में नौकरी करता था, व्यापारी वर्ग, ट्रेडिंग क्लास, किसानों ने और सभी जनजातियों ने इसमें भाग नहीं लिया। और इनमें से कुछ वर्गों ने पिछले 100 वर्षों में विद्रोह किए, जैसे जनजातियों का एक प्रमुख विद्रोह है संथाल विद्रोह 1855, वो आप इसमें लिख सकते थे। बंगाल में हुए किसानों का विद्रोह, महाराष्ट्र में हुआ किसानों का विद्रोह। लेकिन 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसमें इन वर्गों की पूरी भागीदारी हमको दिखाई नहीं देती। और दूसरा, ब्रिटिश भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्रों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा इससे बाहर ही बना रहा। इसलिए यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि पिछले 100 वर्षों में जो विद्रोह हुए थे उनका ही यह चरमोत्कर्ष था।
निष्कर्ष फिर से यहां पर ठीक नहीं लिखा गया है। कंक्लूजन में अगर आप इस बात को एग्री करते हैं, भारतीय इतिहासकार एग्री करते हैं कि यह पिछले 100 वर्षों में हुए छोटे बड़े विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था, तो देन फिर एक लाइन और लिखो। अगर ऐसा है तब निसंदेह हम ऐसा भी मान सकते हैं कि यह विद्रोह ब्रिटिश शासन की नीतियों में बुनियादी परिवर्तन का भी चरमोत्कर्ष था, क्योंकि इस विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन का शासन आरंभ हुआ और भारतीयों को आश्वासन देते हुए नीतियों में बुनियादी परिवर्तन हुआ। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते थे। तो काफ़ी बुनियादी कमियां इस आंसर में हमें नज़र आती हैं। अब हमें अगर मार्किंग करनी हो, अगर इस छात्र ने उस समय 2019 में आईएएस मेंस एग्जाम दिया होता और उसने यही उत्तर लिखा होता, तो उसको कितने मार्क्स इसमें दिए जाते। तो देखिए, अगर हम इसकी मार्किंग करें तो देन हम देखते हैं कि इस छात्र को कितने मार्क्स इसमें दिए जा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस छात्र को आउट ऑफ 10 2 मार्क्स, 10 में से इसको 2 अंक ही दिए जा सकते हैं। और अब हमें इसका एक मॉडल आंसर लिखना हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वहां पर करेक्ट आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। और कई प्रकार के हमारे प्रोग्राम है आईएएस मेंस एग्जाम के लिए, आप किसी भी लेवल पर जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसका आंसर लिखते समय सबसे पहले आपको इसका जो इंट्रोडक्शन लिखा है आपने परिचय, उसको ज़्यादा प्रभावी तरीके से बनाया जाना चाहिए। दूसरा, जब आपको पता है कि 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण विद्रोह है, तो आपको इसमें एक मैप बनाना चाहिए था, भारत का मानचित्र। और भारत के मानचित्र के लिए इसमें पूरा स्कोप था। अगर आप मानचित्र बनाते तो गारंटीड 1 से 2 नंबर आपका निश्चित रूप से बढ़ता। तो सेकंड पर अगर आपके जस्ट ऊपर आप बना सकते थे भारत का मानचित्र, और उसमें आप ये दिखा सकते थे कि 1857 के विद्रोह में प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे और कौन सा हिस्सा इस विद्रोह से बाहर रहा था। तीसरा, इस प्रश्न में पूरी तरह से रिक्वायरमेंट थी कि आप इतिहास लेखन या इतिहासकारों के दृष्टिकोण का किसी ना किसी प्रकार से उल्लेख करें, लेकिन आपने वो नहीं किया। और चौथा, निष्कर्ष भी इसका सटीक नहीं है। यानी निष्कर्ष में अगर आप विद्रोह का चरमोत्कर्ष मानते हैं तो नीतियों में परिवर्तन का भी चरमोत्कर्ष आपको कहना चाहिए था, तब आपको इसमें हाई स्कोरिंग हो सकती थी। और देन यू मे ऑब्टेन इवन 7 और मोर देन 7 अंक तक आपको इसमें मिल सकते थे। तो आप जानते हैं कि आंसर राइटिंग में अगर हमको 50% मार्क्स भी मिल जाते हैं तो 50% मार्क्स से हम आईएएस एग्जाम को टॉप करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हमने विश्लेषण किया। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम के छात्र ने इसका उत्तर किस प्रकार से लिख करके भेजा है। 1857 अपराइजिंग वॉज द कल्मिनेशन ऑफ द रिकरेंट बिग एंड स्मॉल लोकल रेबेलियंस दैट हैड ऑकर्ड इन द प्रीसीडिंग 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल इलेस्टेड। 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और एक स्टूडेंट ने हमारे लिए लिख कर किसको भेजा है, तो इसका एवेल्यूशन करना है। 150 वर्ड्स 150 शब्द में लिखना है, 10 मार्क्स हैं इसके लिए, और लगभग 6 मिनट यानी 6 मिनट में आपको इसका आंसर लिखना ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन is 1857 revolt was the culminative effect of British policies. It affected the British rule to revise their admin and outlook toward the Indians. This is the intro. This is not sufficient. आप इस इंट्रोडक्शन को और बेहतर तरीके से लिख सकते थे। तो देयर आर सो मैनी वेज एंड इट वेरी पर्सन टू पर्सन, एंड द मोर इफेक्टिव इंट्रोडक्शन में बी द 1857 revolt was a great threat and challenge to the British policies, British system and contemporary symbol of British admin, Governor General Lord Canning. Unfortunately, Indians could not succeed in the revolt. Then in this intro you have mentioned this was the unrest of British government, British system, British symbols and the Lord Canning, because that time Lord Canning stated that no Indians is feeling any kinds of negative impact of the British policies, and the Lord Canning throughout the British India spread the British systems ideologies that Indians are getting so many benefits through the British policies. If Lord Canning could be correct, then why the Indian did the revolt against the British system? In the second paragraph,
स्टूडेंट ने देखिए सेकंड पैराग्राफ में आंसर लिखा है, पहले हम आंसर को पढ़ते हैं उसके बाद देन वी विल इवेल्युएट. दिस इज द आंसर. देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्ट. आफ्टर द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757, British introduced different kinds of policies like agriculture policy, education policy, newspaper policy and the religious policy. Agriculture policy adversely affected the Indian peasants and benefited landlords. Therefore, peasants did revolt against the British system. Similarly, some princely states and Nawab suppressed the revolt and supported English government. However, Indians were in large number, were the better strategy and effective leadership made the British government victor of the revolt. अभी इसके बाद सेकंड पेज और है इसमें, तो पहले हम इसको इवेल्युएट करते हैं. फर्स्ट इवेल्युएशन. हियर वी कैन सी द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड पैराग्राफ इज नॉट accordingly the question. Here the question is demanding you should take a stand. The requirement is showing the historiography. There are two kinds of approach about the 1857 revolt. One is the imperial approach, according to which this was merely a sepoy mutiny or abrupt and the sudden unrest of Indians. There was no well planning behind this. And on the other hand, the Indian approach, according to an Indian scholar, this was the well planned revolt, and this was undoubtedly a culmination of preceding 100 years of big and small rebellions of the Indians. And this was not merely a sepoy mutiny. Definitely it was started to free India from the British system, and definitely according to the B.D. Savarkar, this was the first freedom struggle of the Indians. तो देन सेकेंड पैराग्राफ में आपको ये आउटलुक शो करना चाहिए था, बिकॉज इसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट डिमांड है, बट यू हैव डिडंट शो एनी काइंड्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन, सो द क्वालिटी ऑफ योर आंसर इज वेरी पुअर. You cannot expect the good marks. And again in the second paragraph, what the students have written in the second paragraph, this is the second paragraph. You can see here, lack of unity among the Indians and regional differences weakened the Indians. Apart from this, Indians united themselves and expressed their unrest under the local leadership in different parts of the country. British historians referred the revolt merely sepoy mutiny, but it is a conspiracy to undermine the valor of Indians, and it is still debatable between the Indian and British scholar. And finally, the students have concluded, we can conclude that the revolt of 1857 was the culmination of recurrent big and small local rebellion. Again in the second paragraph, there is a deep shortcomings, because after the historiography we have to explain that the revolt took place in the British India, not throughout the India. This was part of the British India only, and within the British India there were some classes of Indian society like the middle class, traders, peasants and all the tribals did not participate in the revolt. However, some of the classes like the tribals rebelled in 1855. This was called the Santhal rebellion, and peasants in Bengal and Maharashtra, but that time they were not directly joined the revolt. So how could the Indian scholars or historian express this was the culmination? Only it was the culmination in the limited form. Only those classes negatively affected by the policies of British government joined the revolt. And second, according to the British historian, you must show this was not only a culmination of the past rebels of the Indians,
also it was culmination of the drastic changes in the British policies after the 1857 revolt. After the revolt, the company rule was ended in India and British crown took the admin of India directly, and she ordered to drastically change, and she has assured the Indians for the better government. And there are some a deep shortcomings in your answer. The one is the introduction is not appropriate. You may write your intro in another way. Second, there is a scope of map. You know, 1857 revolt is a landmark, so you can draw the Indian maps here. There is a sufficient scope, and through the map you can express the important centers of the revolt. And third, you have not mentioned the historiography. And fourth, conclusion is not appropriate. In the conclusion you have only repeated the words of the questions. So how many marks would you expect from the examiner? Accordingly, the examiner or individually, what can I see? You may obtain only the 2 marks out of 10. 10 में से 2 नंबर आपको ही दिए जा सकते हैं. If you follow the specific guidelines or answer writing strategy, then you may increase your marks up to the 7. And you know, now if you obtain 50% of marks in the each answer, so definitely you can claim not only clearing the exam but to be a toppers. तो ये आंसर राइटिंग का एक सेशन है, आपने देखा. तो देन नाउ आई विल सजेस्ट you may take help from the various programs or strategies through our channels, so you may contact personally. Thank you.